मेरा नाम निदा महमूद है। मैं एटम कैंप से हूँ। आज हमारे पास हैं डॉक्टर जाहिद अस्कर फ्रॉम द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ही इज़ ए प्रोफेसर एट द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज की हमारी जो बुक है ना, उसका नाम है लॉन्ग लाइफ लर्निंग प्रिपेयरिंग फॉर जॉब्स दैट डोंट येट एग्जिस्ट। ये डॉक्टर मिशेल वाइज की एक बुक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, स्पेशली हमारी जो यूथ के लिए। उनके मतलब आगे उनको नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए फ्यूचर में, कहाँ क्या करना है, कहाँ जाना है। तो पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि आपने ये किताब क्यों चूज़ की थी? थैंक यू वेरी मच जी। तो आज नवीद और उमर और कुछ और लोग नहीं हैं, तो हमें ये जो है वो बुक कवर करना पड़ रहा है। तो बेसिकली इस किताब का, जैसे निदा ने कहा जी, कि इसका आप ज़रा टाइटल देखिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम ज़रूर पढ़ते हैं, रोज़ाना सुनते हैं, लेकिन उसने एक वर्ड यूज़ किया और थोड़ा सा आपको उस पर इंस्टिगेट कर रही है। लॉन्ग लाइफ लर्निंग, पूरा कॉन्सेप्ट उसने चेंज कर दिया कि इस वक्त दुनिया में वो लोग पैदा हो चुके हैं जिनकी उम्रें 120 साल 150 साल होंगी। अब फ्यूचर और जो आपने कहा कि यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये डॉक्टर वीज़ जो है ये एकेडेमिया में काम करती रही। इस वक्त ये वाइस चांसलर है किसी यूनिवर्सिटी की, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में काम करती रही, ब्राइट हाइव और कुछ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की इस वक्त ये कंसल्टेंट। तो ये एक प्रैक्टिशनर, और इसकी इस बुक को जो है बेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला हुआ। तो ये एक रीज़न थी जो बहुत इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है फॉर माई यूथ, फॉर बीइंग यूनिवर्सिटी एकेडेमिया, फॉर पॉलिसी मेकर्स, फॉर पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स। तो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि हमने इस बुक को जो है वो रखा। और लेटेस्ट भी है, जो इस एटम कैंप में एक क्राइटेरिया होता है कि बुक जो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। तो ये बुक उस तरह से कोई बहुत पुरानी नहीं है, शायद 2020 की है या 2021 के, वो जो है शुरू में आके लोगों ने पढ़नी शुरू की। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि इसकी जो हमारी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, यूथ से रेलेवेंस है, हायर एजुकेशन प्रोफेशनल से रेलेवेंस है, पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल से रेलेवेंस है, और आप सब से रेलेवेंस है इस बुक की जी। अच्छा, ये इसका जो टॉपिक है ना, इसके अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, और ये एटम कैंप के लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि एटम कैंप प्रमोट्स कंटिन्यूअस लर्निंग। हम मतलब इसको इंकरेज करते हैं, हम इसको प्रमोट करते हैं। तो इसकी जो ये जहाँ पे बुक शुरू होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक बात करती है कि अब जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसीज़ वो बढ़ गई हैं कंपेयर टू मतलब 100 साल पहले। तो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, इसका मतलब है कि आपकी वर्किंग लाइफ भी बढ़ गई है। सो इसकी क्या मतलब आपको यू कांट रिटायर अर्ली, मतलब आप यू आर वर्किंग लॉन्गर, यू आर लिविंग लॉन्गर, तो आपको मतलब यू नीड टू एक लाइफस्टाइल आपने मेंटेन करना है, सो यू हैव टू वर्क मोर। तो इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं जो लोग जॉब मार्केट में हैं अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के टर्म्स में? निदा, थैंक यू। ये दो आपने टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, स्किल शेप। तो इस पे भी बात करते हैं। तो पहले जैसे मैंने कहा कि जी ये लॉन्ग लाइफ लर्निंग हमारा जो डिफ़ॉल्ट मेंटल मॉडल है ना, पूरी दुनिया में रहा है और हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। वो ये है कि हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं सारे लोग 20, 22, 23, 24, 25, 26 साल की उम्र तक, ठीक है, 18 साल की उम्र तक, और उसके बाद हम काम करते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि अब हमारा ये रेस्ट का टाइम पीरियड आ गया। ये बात उस वक्त तक तो ठीक थी जब हमारी 60 साल 65 साल जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, और उस वक्त ये सारा सिस्टम जो है बड़ा ज़बरदस्त काम कर जाता था। जब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आपकी 100 साल या 90 साल या 120 साल चली गई, तो अब मैंने 22 साल की तालीम ली, अगले 60 ईयर्स मुझे वर्क लाइफ है। वो जो 4 साल की डिग्री है या 6 साल की डिग्री है या 2 साल की डिग्री है, चाहे वो हार्वर्ड से है चाहे वो कहीं से भी है, वो 5-7 साल बाद तकरीबन जो है जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, वो तकरीबन उसकी रेलेवेंस ख़त्म होती जा रही है। तो मैं वो 60 साल उन स्किल्स के साथ कैसे ज़िंदा रहूँगा जो मैंने 60 साल पहले सीखी थी? तो ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। तो अपस्किलिंग का मतलब है कि आपने अपने फील्ड में ऊपर वाली स्किल्स को अचीव करना है। रीस्किलिंग का मतलब है कि जो आपको इस वक्त, चूँकि हम ट्रांसडिसिप्लिनरी जो है बात करेंगे, क्योंकि एकेडमिक साइलोज़ में रहने का नुकसान होता है, उस पर बात करते हैं हम। तो ये इसलिए कंटिन्यूस लर्निंग इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई कि 2030 में तकरीबन 80% वो जॉब्स होंगी यूरोप में जो आज एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि इस वक्त आपको बहुत सारी जॉब्स हैं
जो कि पहले आज से 15-20 साल पहले, 10 साल पहले आपने कभी डेटा साइंस की जॉब, डेटा साइंस की टर्मिनोलॉजी जो है, हाल वेरियन ने वो एक उसने आर्टिकल लिखा हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में, तो वहाँ से ये चली। अच्छा, आज से जो है वो आप गूगल एनालिटिक्स की जॉब्स और जो है ये फ्रीलांसिंग और ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अभी आपने देखा नेटफ्लिक्स ने कल परसों 300 बंदे फायर कर दिए, पिछले महीने 150 लोग फायर कर दिए। हो सकता है नेटफ्लिक्स इज़ गोइंग टू, वो जो है टेबल्स टर्न होने जा रहे हैं। तो अब अगर वो लोग जो पेंडेमिक से पहले जॉब में थे, पेंडेमिक के दौरान जॉब में थे, उनकी जॉब्स अगर ख़त्म हो गई तो उन स्किल्स के साथ दोबारा शायद उनको वो जॉब्स कभी भी नहीं मिल पाएंगी अगर उन्होंने अपनी स्किलिंग, रीस्किलिंग नहीं की या उन्होंने अपनी स्किल्स को ज़्यादा अच्छी तरह पॉलिश नहीं किया। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है लॉन्ग लाइफ लर्निंग, बेसिकली नो डिफ़ॉल्ट मेंटल मॉडल था लर्न अर्न रेस्ट। अब है लर्न अर्न लर्न अर्न लर्न अर्न और फिर कभी आंखें बंद होंगी तो आप चले जाएं। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी द वर्ल्ड जो आने आपके सामने अभी आ रही है जी। तो ये एक जो डिफ़ॉल्ट मॉडल है हमारा एजुकेशन सिस्टम का कि आप मतलब डिग्री कर लें एंड दैट्स इट, उसके बाद कोई वो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप यू कंटिन्यू द लर्निंग और वो। तो ये भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट है कि हमारी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आई थिंक ग्लोबली एज वेल, नॉट जस्ट पाकिस्तान में भी नहीं लेकिन ग्लोबली, उनकी कितनी ज़िम्मेदारी है कि दे प्रिपेयर द वर्क फोर्स मतलब मार्केट के लिए, जो मार्केट को जॉब्स वगैरह चाहिए, तो उनके ऊपर कितनी उनकी ज़िम्मेदारी है। एक तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम आ गई कि कुछ लोग नॉन कंज्यूमर्स हैं। कुछ लोगों को अगर फ़र्ज़ करें उनके पेरेंट्स के पास इनकम नहीं थी तो वो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए। ये तो कुछ बड़ी अजीब सी बात है, आज के दौर में पेरेंट्स के पास इनकम नहीं है इस वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा पाना। स्पेशली जब आपको 1990 के बाद इट्स वेरी पॉसिबल कि जी हम जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है चीज़ें, अपनी स्किल्स जो है वो कर सकते हैं। तो एक तो ये ग्लोबल फिनोमेना कि नॉन कंज्यूमर्स, कि वो लोग जिनको कहीं अपनी स्किलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, यूनिवर्सिटीज़ उनको सर्व नहीं कर पा रही। इस वक्त पाकिस्तान में तो वो यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल भी सर्व नहीं कर पा रही। मैं आपको डेटा थोड़ा सा दे देता हूँ। 2.5 से 3 करोड़ के करीब हमारे पास यूनिवर्सिटी गोइंग पॉपुलेशन है। 25-30 लाख से ज़्यादा को हम जो है, या शायद इससे भी कम को हम यूनिवर्सिटी में एकोमोडेट नहीं कर पा रहे। तो वो जो डेमोग्राफिक डिज़ास्टर है, अब ये बंदा खड़ा है, ये खड़े हैं, मैं फ़र्ज़ करें अगर मुझे इस वक्त बिज़नेस की कोई डिग्री छोटी सी चाहिए तो मुझे तो कहेंगे आप पहले छुट्टी लेके आ जाओ फिर आके पढ़ो। तो ये जो नॉन कंज्यूमर्स हैं, इनको कंटिन्यूसली आप सारे बैठे हैं, आपको डेली लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि आप जैसे शाहरुख खान की मूवी देख लेते हैं अपनी फ्री विल पे, आप वो किसी जो है वो रिलीजियस स्कॉलर की वीडियो देख लेते हैं, उसका लेक्चर सुन लेते हैं कोई और, तो वाई यू डोंट हैव दिस फैसिलिटी कि अच्छा आप वो आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हफ्ते में सुने और आपको कुछ ख़ास स्किल्स मिल जाएं, और यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम हो या कि इदारों का एक सिस्टम हो कि उन स्किल्स पे वो आपको टेस्ट कर लें। अगर आप टेस्ट पास कर जाते हैं तो यू शुड बी गिवन अ सर्टिफिकेट। इसमें इसका क्या ताल्लुक़ है कि जी आप वहाँ पे आके आएंगे और बैठेंगे। तो यहाँ मैं एक और बात कर दूँ, हम इसको जो है इंटरेक्टिव तो रखते हैं। बेसिकली 2 किस्म के एजुकेशनल सिस्टम, जो आपका करंट एजुकेशनल सिस्टम है जिसका मैं इस वक्त जो है वो प्रोफेसर हूँ, वो है क्रेडिट आवर्स एजुकेशनल सिस्टम, जहाँ पे हम लोगों को डिग्री देते हैं कि कितने टाइम वो क्लासेस में आके बैठे हैं। 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब है कि उसने 3 घंटे आके क्लास में बैठना है और उसके बाद उसने कोई टेस्ट देना है। तो मैंने जैसे प्रोडक्ट्स को मैं ग्रेड करता हूँ, ये A क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये B क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो ये जो फिक्स टाइम बेस्ड जो लर्निंग सिस्टम है, ये 1960 में मैच्योर हुआ। मैं इसको कह रहा हूँ इंडस्ट्रियल इरा एजुकेशन सिस्टम। डिजिटल इरा एजुकेशन सिस्टम जो है, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। डिजिटल इरा एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि आपने ये इंश्योर कर लेना है कि इस बंदे को ये स्किल्स आती हैं। हो सकता है मैंने वो स्किल 2 घंटे में सीख ली, आपने 2 हफ्ते में सीखी, निदा ने उसको 2 महीने में सीखा। इट्स अ फ्लेक्सिबल। लेकिन बात यह है कि जिस दिन निदा ने 2 महीने बाद भी सीख लिया तो हमने इसको वही सर्टिफिकेट देना है जो इन्होंने 2 दिन बाद लिया था। ठीक है, तो जब आप लर्निंग आउटकम को फिक्स कर लेंगे
मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, ये ऑनलाइन हुआ, ये इन पर्सन हुआ। तो ये जो आपने बात की कि हमारे इदारे इस वक्त पाकिस्तान, क्या ख़ास तौर पे पाकिस्तान, आपके पास आप कहते हैं इतना ज़्यादा जो है वो इलिटरेट या जो है वो लेस क्वालिफाइड पॉपुलेशन है, तो उसको किसने सर्व करना है? वी डोंट हैव एट द मोमेंट सिस्टम। यूएस के लोग चैलेंज फील कर रहे हैं, तो हम तो इस बारे में सोच ही नहीं रहे। तो दिस इज़ द ओनली वे जिसमें आप जो है वो एक अगर डिजिटल एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की तरफ आएंगे, तो देन मुझे ये परेशानी नहीं है कि वो आके फ़िक्स टाइम है, उसकी उम्र क्या है, ठीक है, उसकी जो है वो उसके पास पैसे भी मुझे बड़े थोड़े से उसमें पे करवाने हैं, क्योंकि वो एक चीज़ मैंने कर दी है और मेरा वो ऑटो सिस्टम है जो कॉम्पिटेंसी को चेक करता है। मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें जो लोग थोड़ी सी भी एक्सेल स्प्रेडशीट को जानते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। हमने एक कोर्स किया, एंड पे मैंने आपको कहा जी अच्छा मुझे इसकी एक पिवट टेबल रिपोर्ट जनरेट करके दे दें, इसका एक छोटा सा वो वीक लुकअप फंक्शंस अप्लाई कर दें। इफ़ यू कैन डू दैट, दैट्स इट। ठीक है जी, आपको वो सर्टिफिकेट तैयार है, आप लीजिए और जाइए। अब तो यहाँ तक है कि एक बच्चा जो हमारे पास आता है, अगर उसके जो है उसने 20 में से 18 कोर्सेज पास कर लिए हैं, 2 नहीं किए, तो हम इवन उसको 5 कोर्सेज का सर्टिफिकेट नहीं देते। यानी कि हम एक बड़े रिजिड सिस्टम में हैं। वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल टू सर्व द नॉन कंज्यूमर्स। तो ये फिर एक और चीज़ आ गई, निदा वो शायद आपने सवाल पूछना हो, लेकिन मैं अभी अपने तौर पे कि पहले आपका लाइफ जो पैटर्न था वो लीनियर था, एजुकेशन, जॉब एंड दैट्स। अब आपका ना वो कभी ऐसे जिग जैग, आपको पता ही नहीं आप किस तरह से रहेंगे। हो सकता है 6 महीने अनएम्प्लॉयड रह जाएं, अगले 2 साल जो है बड़ी ज़बरदस्त हाईली पेड है, फिर नीचे हैं, फिर ऊपर हैं। तो ये आपको स्किल्स जब तक आप अपनी अपग्रेड नहीं करते, रीस्किल नहीं करते अपने आप को, यू कांट बी जो है ना वो एक आप डायनेमिक पर्सन नहीं हो सकते। लाइफ तो बंदे ने वो तो एक रूटीन की बिल्कुल एक बेयर मिनिमम पे वो तो हर बंदे ही गुजारेगा ना। जी। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ इतनी रिजिड क्यों हैं? मतलब जो जिन लोगों को लर्निंग की ज़रूरत है, जो नॉन मतलब टिपिकल जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनके लिए वो क्यों नहीं कैटर कर सकते हैं? नहीं, उसकी वजह यह है, मैंने जैसे कहा कि आपका इंडस्ट्रियल एरा एजुकेशन सिस्टम 1960 में मैच्योर हुआ, किसी और टाइम पे उस पर रखेंगे, ठीक है। माइकल क्रो वगैरह की वो एरिजोना स्टेट हायर एजुकेशन ग्रेट अपहीवल, वो 2, 3, 4 किताबों में से कोई और रख लेंगे। हम चूँकि इंडस्ट्रियल एजुकेशन सिस्टम में ये है कि आप यहाँ जो यंगस्टर्स बैठे हैं, आपने 80% ऑफ द टाइम 3 घंटे आके लाजमी मेरी क्लास में बैठना है। भाई अगर आपने वो सारा कुछ आप सीख लेते हैं और मेरा आप टेस्ट में A ग्रेड ले जाते हैं, तो 3 घंटे बैठना क्यों ज़रूरी है? तो इसलिए हम अभी वो उस सिस्टम को अभी हम लेके चल रहे हैं और पूरी दुनिया उसी के साथ अभी चल रही है। सो ये चंद एक यूएस की यूनिवर्सिटीज़ जिसने फोइनिक्स ने असल में हमेशा बिज़नेस मॉडल में क्या होता है कि आप जिनको जो सर्विस नहीं मिल रही होती आप उनको देते हैं। तो लेट 80s में फोइनिक्स ने वो जो है ऑनलाइन डिग्री का प्रोग्राम शुरू किया, और इस वक्त एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी का जो वो मैं अभी बता रहा हूँ 5th वेव उसकी जो बुक है, वो ये कह रहा है कि जी इवन 30-35 लोगों के लिए तो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए एक प्रोफेसर जो है फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है। लेक्चर थिएटर्स, ये सारी चीज़ें, ये सारी इंडस्ट्रियल एरा एजुकेशन सिस्टम की हैं। तो हम इसलिए फ्लेक्सिबल नहीं हैं कि वी आर फॉलोइंग दैट सिस्टम रिजिडली, और पुअर्स ऑलवेज फॉलो द रूल्स। तो इसलिए वो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस बुक में मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग कोट लगा था। उसमें ये था, शी वाज टॉकिंग अबाउट ये कोविड का पैंडेमिक एंड द वायरस। तो वो कह रही थी कि द वायरस has been as a great unmasking of problems that were in plain sight. These were fundamental cracks in the system. तो ये कह रही है कि जो कोविड का पैंडेमिक आया था उसमें फिर ऑनलाइन लर्निंग, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली दे हैड टू स्विच टू ऑनलाइन लर्निंग, लेकिन उसमें से क्रैक्स हमें नज़र आए थे। लेकिन ये क्रैक्स जो थे ना, ये फंडामेंटल थे, ये पहले से ही थे, लेकिन वो मास्क हुए थे कोविड की पैंडेमिक की वजह से, वो अनमास्क हो गए थे। तो इसके बारे में आपका क्या ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी उसने जो स्टार्ट किया, पहले पेज पे स्टार्ट करती है कि जी अगर आप एक ऐसे फ्यूचर को जो आप नहीं चाहते, उससे ऐसे फ्यूचर की तरफ मूव करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर डेलिब्रेट प्रैक्टिस फॉर दैट।
ऐसा नहीं होगा कि वो फ्यूचर आपको खुद से आके एक्सेप्ट कर लेगा, हम उम्मीद पे बैठे रहेंगे। आपको आज से, सुहेल अनायतुल्लाह एक हमारे फ्यूचरिस्ट हैं, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं। तो प्रोफेसर सुहेल अनायतुल्लाह का अगर आप फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव देखें तो वो ये कहते हैं ये नहीं होगा कि रोबोट्स आ जाएंगे और ये ऐसी कोई इमेजिनरी वर्ल्ड होती है। कहते हैं इट्स लाइक प्रेजेंट, लेकिन आपको उसकी तैयारी जो है अगले जो 5 साल बाद आपका फ्यूचर है आज से शुरू करनी पड़ती है। तो ये जो पेंडेमिक से पहले भी लोग ये कह रहे थे ऑटोमेशन होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ये जॉब्स टेक अवे कर लेंगी, तो लोग इस पे बातें तो बहुत कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि पेंडेमिक ने वो चीज़ एक्सपोज कर दी। अब यहाँ मैंने वर्ड एक यूज़ किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये आपकी जॉब्स को टेक अवे नहीं करेंगी, ये आपकी जॉब्स की नेचर को चेंज करेंगी। तो हमें मशीन्स के अगेंस्ट काम नहीं करना होगा, हमें मशीन्स के अलोंग काम करना है। इसलिए इट्स नॉट समथिंग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी जॉब ले लेगी, मेरी जॉब की नेचर को चेंज करेगी। जब वो नेचर चेंज होगी तो मुझे उन स्किल्स के साथ रहना होगा। वो कौन सी स्किल्स हैं? ठीक है, तो वो स्किल्स असल में पहले ये था कि 1960, 70, 80 वगैरह में क्या था, वो स्किल्स हमें पता थी। हम यूनिवर्सिटी में आपको वो स्किल्स दे देते थे, मेरे टीचर्स ने मुझे दी होंगी, आपके टीचर्स ने आपको। अब मुझे यही नहीं पता कि 2025 में कौन सी स्किल चाहिए। तो इसलिए हमें बच्चों को लर्निंग पाथ पे चलना सिखा देना है। उसके बाद जौन सी स्किल चाहिए होगी वो उस लिहाज से अपने आप को पॉलिश कर लेंगे। तो ये जो वो बात ये कर रही है कि बातें तो पहले भी हो रही थी, को पेंडेमिक की वजह से वो चीज़ एक्सेलरेट हो गई। और फिर हमने भी देखा कि ऑनलाइन लर्निंग को यहाँ पे हमारे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन 2 साल पूरे, अच्छी या बुरी, फिजिकल टीचिंग कैन बी गुड, फिजिकल टीचिंग कैन बी बैड, ऑनलाइन लर्निंग कैन बी गुड, ऑनलाइन लर्निंग कैन बी बैड। ये नहीं है कि लोग उसको जो है ना वो एक को गारंटीड बैड ले लेते हैं, एक को गारंटीड गुड ले लेते हैं। ये ठीक है कि वो चंद एक जो प्रिविलेज्ड लोग हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, जो यूनिवर्सिटी में वो जो 20, 30, 50 लोगों में बैठने के काबिल होते हैं, दे आर प्रिविलेज्ड पीपल। एक चीज़ ये है कि हम उस सिस्टम के साथ चलते रहें, उन प्रिविलेज को प्रिविलेज रखें, बाकी जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको सर्व नहीं करें, दे आर नॉन कंज्यूमर्स। दूसरी ऑप्शन ये है कि ठीक है आप रिसर्च में आप उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ रखें, लेकिन टीचिंग में अंडर प्रिविलेज को अपना पार्ट बना लें, तो दैट विल मेक द ओवरऑल सोसाइटी की नौ हो बढ़ेगी। जब ओवरऑल सोसाइटी की नौ हो बढ़ेगी तो दैट विल लीड टू जो है ना वो एक डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। तो ये वो पेंडेमिक वाली बात जो है इस तरह से। और ये बिल्कुल आपने ये जो बात की थी, इसने कहा है कि आप मतलब मशीन्स के आप अगेंस्ट ना जाए, आप उनके साथ ही वो करें। लेकिन इसने आगे एक और भी बात की थी कि ठीक है आप मशीन्स के साथ आप चल रहे हैं, लेकिन वो जो एक सॉर्ट ऑफ ह्यूमन स्किल्स है ना, वो सॉफ्ट स्किल्स की बात, कम्युनिकेशन की, वो भी साथ साथ करनी चाहिए। ह्यूमन स्किल्स बहुत मैटर करेंगी, आज भी मैटर करेंगी। उनकी नेचर थोड़ी सी वही बात है कि आप मशीन्स इमोशनल नहीं हो सकती, उनको फियर नहीं हो सकता, उनको डिस्ट्रेस नहीं हो सकता, वो जो है ना वो आपके लिए सिंपैथेटिक नहीं हो सकती। तो इट्स हाइब्रिड स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स प्लस टेक्निकल स्किल्स, दोनों में से एक भी आप मिस कर रहे हैं तो यू आर नॉट फिट इन द सिस्टम। जो आपका करंट या नया सिस्टम आएगा जो, तो वो आप उसके अंदर शायद उतनी अच्छी तरह एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये एक जो है ना बात है कि आपको इसको वी शुड नेम इट हाइब्रिड स्किल्स, ह्यूमन प्लस मशीन। इट्स नॉट मैंने जैसे का मशीन वर्सेस ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन स्किल्स तो बड़ी ऐसे हम अभी देख रहे हैं एक दूसरे को, एक हमारी इंटरेक्शन हो रही है तो ये हम एक दूसरे की कंसिडर करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अभी बाहर लोग आपको नज़र आते हैं, आप उनके लिए जिस तरह से सोचते हैं, तो ये स्किल्स जो है वो अब हाँ थोड़ी सी नेचर वही बात है, अब कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। आपकी और कुछ ऐसी स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। डेटा स्किल्स पहले से कई ज़्यादा हर बंदे की ज़रूरत बन गई, कभी ये ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। तो ये इस लिहाज से है। अभी आप गूगल एनालिटिक्स पे जाएं, जाके ब्राउज़ कर लीजिए पाकिस्तानी क्या ब्राउज़ कर रहे हैं, आपको पूरा ट्रेंड मिल जाएगा 2004 से ऑनवर्ड। आपको ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है कि अच्छा जी आपको जो है वो पाकिस्तानियों से कितना डर है किसी को। आपको यू विल गेट एन आइडिया कि जी हम किस तरह की चीज़ जो है वो करते हैं। तो वो ये वाली स्किल्स पहले नहीं चाहिए थी। पहले कोई गूगल स्प्रेडशीट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता था, सिंपल वो लीजर तो उसको हम फिल कर लेते थे। नो इट हैज़ बिकम कॉम्प्लिकेटेड। दो चीज़ें, एक यहाँ पे वो शीरी ने भी बुक की थी, एक चीज़ होती है कॉम्प्लिकेटेड, एक चीज़ होती है कॉम्प्लेक्स। तो
असल में ये जो आपकी सोसाइटी होती है, जो इकॉनमी होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, ये सारी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को आप सिंपल एक सिंगल पार्ट में नहीं समझ पाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो है ये, जैसे आपने रिस्ट वॉच है, कैमरा है, इसमें छोटा सा एक पार्ट कहीं पे जो है वो आपने ख़राब हो गया तो आपने सिर्फ उसी को फिक्स किया, थिंग्स विल वर्क, ठीक है, प्रॉपरली। तो इसलिए ये एक चीज़ आप कभी हमेशा जहन में रखिएगा, कॉम्प्लेक्स वर्सेस कॉम्प्लिकेटेड में फ़र्क होता है। तो ये सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है, हमें उस लिहाज से इसको देखना होगा। अच्छा, इसमें एक और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात 15 मिनट और लेंगे, क्योंकि वजह यह है कि इनको भी हमने जो है वो तकरीर ही नहीं हमने करनी, ठीक है। एडवांसमेंट काफ़ी हो गई है टेक्नोलॉजी की, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरह की चीज़ें। अब ये थोड़ा सा हो गया, अब हर कोई जो है अपने मतलब फ़ोन्स में है, स्क्रीन्स देख रहे हैं। अब जो इंटरेक्शन और पैंडेमिक की वजह से भी और वैसे भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई, हमारी फ़ेस टू फेस और वो वाली इंटरेक्शन अब थोड़ी कम हो गई है। तो हमारे पास अब थोड़ा कम टाइम है, वी स्पेंड लेस टाइम इंटरेक्टिंग फेस टू फेस एंड मतलब लेस अपॉर्चुनिटी के हम वो वाले स्किल्स भी प्रैक्टिस करें। तो इसका आप बताएं। मुश्किल वाला सवाल है, ठीक है, रियली टफ क्वेश्चन। ये बात सही है कि जो फेस टू फेस है वो एक उसके लिए कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत दफ़ा ये भी होता है, ये सही है, वो तो एक अपने तौर पे आपका सोशल एक जो नेटवर्क है ना, प्रोफेशनल नेटवर्क, बल्कि इसने एक लिखा है एक जगह पे, ये जो आपका सोशल नेटवर्क है, इट्स एन एसेट। बाकायदा उसने बाकायदा बुक में उसने उसका हेडिंग दिया कि ये जो आपकी दोस्तों से इधर उधर जितनी आप सलाम दुआ होती है ना ज़्यादा, तो डोंट कंसिडर इट कि जी ये सिवाय इसके कोई बहुत इंटेलेक्चुअल आप काम कर रहे हो, अदरवाइज इट्स एन एसेट, ठीक है। तो ये बात सही है, एग्रीड, ठीक है। मुझे इस बात पे ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता कि इस चीज़ को कैसे डील किया जाए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जब आप नेटवर्किंग करते हैं, जब यानी कि मैं और जो है वो ये जो लर्नर रिपब्लिक के बहुत सारे दोस्तों से यहाँ पे मुलाकात हुई, लेकिन उससे पहले हमें एक थोड़ा सा आइडिया ज़रूर था, ठीक है। तो इस लिहाज से वो ये होता है कि कम्युनिटीज़ बन जाती हैं, वो नेटवर्क कम्युनिटीज़ बाज़ तब आपसे मेरी हमेशा आज तक सिर्फ वो जो है उस पर रही है, ठीक है। लेकिन पहले से हमें एक आइडिया होता है कि अच्छा, तो वो नेटवर्क कम्युनिटीज़ बन जाती हैं, बट नो जो है ना वो सब्स्टिट्यूट फॉर फेस टू फेस। लेकिन उसका क्या, अब देखे ना, अब यूएस में सिस्टर रहती है, बांजी कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी हो गई, वो नॉट पॉसिबल कि मैं उससे फेस टू फेस कर सकूं, वीज़ा मेरे पास नहीं है। मैं तो दैट्स अनदर वे कि जी आपको ये फैसिलिटेट कर रहा है। आज वो ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान में बैठ के अच्छा आज पोते ने बाल कटवाए हैं नहीं कटवाए, तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर मूविंग। तो इट हैज़ मेरिट्स एज वेल, ऐसा नहीं है, हम इसको बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं, इट हैज़ गुड पार्ट्स एज वेल। गुड। लेकिन वो एक और अलॉन्ग दीज लाइंस टेक्नोलॉजी की अब काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्स और एल्गोरिदम्स हो गए। तो आपके पास इंस्टाग्राम एड्स है, सारे गूगल के, फेसबुक की जो भी फ़िल्टरिंग होती है, तो आपको जो नज़र आता है ऑनलाइन वो इट्स लाइक रेलिवेंट टू यू, आपके जो इंटरेस्ट्स हैं, आपके जो चीज़ें जो आपके लिए रेलिवेंट है। तो इसमें इसने एक बात की थी कि आपका एक बबल सा बन गया, सो आपको यू डोंट हैव एक्सेस टू अ बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन डाइट। तो आई मीन इट्स अ गुड थिंग, मतलब बिजनेसेस के लिए आप मतलब कस्टमर्स को आप टारगेट करें जो आपके लिए रेलिवेंट हैं और आप यू सी जो आपके इंटरेस्ट्स हैं। लेकिन अगेन अभी वही बात है कि देयर इज़ गुड थिंग्स एंड मतलब ये वाली साइड भी है। अच्छा, हाँ ये सही है उसकी जो कि जी आपको बैलेंस डाइट इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को आपने हर बंदे ने अपने लिहाज से असेस करना है कि वो कितनी उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन उसे अफेक्ट कर रही है। ये एक अलग से हमने इस पे पिछले में भी कहा था कि जी किस तरह से ये कर रही है। मैं इसको एक चीज़ करता हूँ, उससे पहले थोड़ी सी उसकी बात मुकम्मल हो जाए ताकि हमारा एक रिव्यू मुकम्मल हो जाए। तो उसने बेसिकली कहा कि अच्छा ये पार्ट, पहला पार्ट तो उसने ये बता दिया कि जी ये कैसे आप स्किलिंग, री स्किलिंग और ये सारा। उसने कहा फिर आपका लर्निंग इकोसिस्टम हो क्या। तो उस लर्निंग इकोसिस्टम के कुछ उसने कहा जी कि 4-5 चीज़ें करें। एक क्या करें कि एक आपके पास जो है वो नेविगेबल होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑनलाइन यूएस में बैठे वो कहते हैं अच्छा आपने, मैं भी क्लास में कह देता हूँ जाओ जाके यूट्यूब हर जगह पे बहुत लेक्चर पढ़े हैं, जाके पढ़ लो। पूरी दुनिया में एक इशू है कि जी ये नेविगेबल तो है लेकिन राइट मेंटरशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एक यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, तो ये मुझे वो बताएंगे कि आप जाके ना फ़लाँ वाले प्रोफेसर की, फ़लाँ वाले जो है ना वो जो है पर्सन की ये वाली चीज़ जाके देखें तो यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट।
तो एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि ये जो ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है, ये जो कंटिन्यूस लर्निंग सिस्टम है, ये जो जिसको आप कहते हैं लॉन्ग लाइफ लर्निंग सिस्टम है, ये सपोर्टिव होना चाहिए। आपने उनको जो है एक जो है ये जब वो स्किल्स एक्वायर करें तो थोड़ा सा सिंगापुर में वो सिंगापुर स्किल मैच और ये सारी चीज़ें हमने इनको छोड़ नहीं देना होता। ठीक है कि हम इनको बिल्कुल वो कह दें कि इन्होंने स्किल्स ले ली हैं तो अब इसकी बेस पे अब हमने इनको बिल्कुल छोड़ दिया, हमें थोड़ी सी इनिशियल सपोर्ट देनी है। वो कैसे देनी है, मेरा ख्याल है कि ये बुक की अगर मैं नेगेटिव में जाऊँ तो वो उस पर बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, देन आपकी जो एजुकेशन है ये टारगेटेड होनी चाहिए। अब सर फ़र्ज़ करें आप जो है ये मैं इस वक्त एक डिग्री लेना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ रेलेवेंट स्किल्स वाले कोर्सेज चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपने कहा अभी रिजिड है हमारा सिस्टम, हम तो आपसे कहेंगे पाकिस्तान स्टडी भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, इस्लामियात भी पढ़ो, 7 जनरल कोर्सेज पढ़ो। भाई व्हाट उन चीज़ों का मेरे उस बंदे की स्किल से वो तो एक हाँ वर्ड यूज़ हुआ है वर्किंग लर्नर्स, यानी कि वो लोग जॉब में जो हैं और वो लर्नर भी होना चाहते हैं। तो आप उनको सिर्फ वो वाले 15, 10, 5 कोर्सेज दें और उनको वो सर्टिफिकेट दें और वो जो है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं है। तो ये एक उसने कहा कि टारगेटेड एजुकेशन होनी चाहिए, वीड आउट अननेसेसरी कोर्सेज। यूएस में भी आप डिग्री करेंगे तो बहुत सारे जनरल कोर्सेज होंगे, तो वो कह रही है कि वीड आउट अननेसेसरी कोर्सेज जब आपने इस सिस्टम में जाके आपने देना है, टारगेटेड एजुकेशन आप करेंगे। और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हायरिंग, डिग्री एक सिग्नल तो ज़रूर ट्रांसमिट करता है, लेकिन अब बात यही है कि जो करंट सिस्टम, वैसे यूएस में अब ये बात तो बहुत ज़्यादा चल रही है कि वो दे थिंक कि अच्छा आपको ये स्किल आती है तो दे गिव यू जॉब, लेकिन अभी भी डिग्री एक पावरफुल सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। तो बेसिकली वो कह रही है कि आपने स्किल वाले लोगों को जिनके पास डिग्री है या जिनका हसब नसब ज़रा बड़ा है, काइंडली आप उनको उनके तकरीबन जो है ना फेयर वे टू कॉम्पीट दें उनको, और इसके लिए स्टेट का काम है कि उनको स्पॉन्सर करे, स्टेट का काम है उसको जो है वो लेके चले। मैंने ट्रांसडिसिप्लिनरी की बात की थी, तो सलमान खान की जो बुक है आप देखें तो असल में एकेडमिक्स जो है वो साइलोज़ में काम कर रहे हैं। जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है, प्रोबेबिलिटी पढ़ाई कहाँ जाती है, मैथ्स डिपार्टमेंट में। अलजबरा और कैलकुलस की एप्लीकेशन फ़िज़िक्स होती है, फ़िज़िक्स और जो है अलजबरा और कैलकुलस जो है ये अलग अलग जो है साइलोज़ में पढ़ाए जाते हैं। केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है ये डिफरेंट लेवल पे एक ही चीज़ जो है वो डिलीवर कर रहे होते हैं और उनके दरमियान एक लेवल होता है, लेकिन दोनों का आपस में कुछ पढ़ाने में ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता। तो ये जो एकेडमिक साइलोज़ में चीज़ें चल रही हैं, इसको वो कह रही है कि इससे क्या हो रहा है, इससे हमें जो मैंने अभी बात की थी कॉम्प्लेक्स ग्लोब है, तो उसको जो समझने का प्रोसेस है, तो मैंने चूँकि छोटा सा एक पार्ट को हर वक्त पढ़ता रहा तो मेरी जो समझ है उस ग्लोब के बारे में वो कम हो गई। जब मैंने उसको ट्रांसडिसिप्लिनरी का मतलब यही है कि क्या जो मेरी स्किल्स हैं, फ़र्ज़ करें वो क्वांटिटेटिव स्किल्स हैं, कैन आई अप्लाई दो स्किल्स इन एन अदर डिसिप्लिन। अगर ये मैं कर सकता हूँ तो इसका मतलब है सोसाइटी की ओवरऑल नो होप बढ़ेगी, एज़ पर जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर वीज़। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं। कुछ और इस तरह की चीज़ें उसने जो है वो की हैं, लेकिन इट्स वर्थ रीडिंग बुक। एटलीस्ट इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ज़बरदस्त है। सेकंड पार्ट ये जो इसने 5 चीज़ें की हैं, उसमें उसने जो चीज़ मिसिंग है थोड़ा सा, यानी कि उसका अगर वो जो है रिव्यू है तो रिव्यू में फिर चीज़ें उसको ना वो कोई डायग्रामेटिकली या थोड़ा सा डेटा से सपोर्ट नहीं कर पाई। ठीक है, लेकिन उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट्स वर्थ रीडिंग, सॉफ्ट में अवेलेबल है, आप इसको देखिएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको जो है अब हम रादर दैन के जी हम तकरीर करते रहे, मैं प्रोफेसर हूँ तो इसलिए तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप लोगों से हम फीडबैक लेते हैं, इनपुट लेते हैं। यहाँ पे कोई भी ये इस बुक के व्यूज़ हैं, इसलिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं पता। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम उसको मेंटेन कर सकें एक रिजिड सिस्टम में, अपने चिल्ड्रन को जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको लर्निंग पाथ दे सकें, इस पर ज़रा काइंडली रोशनी डालिएगा। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। फार्मूलाज़ की मास्टरी कर लो, इस सिलेबस की मास्टरी करने के यानी कि वो अपने तौर पे, लेकिन साथ साथ मुझे उसमें एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी है कि वो एक लर्निंग पाथ पे चलना शुरू कर दे। उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका यही होगा कि उसको ये 4-5 जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन होगी, एनालिटिकल होगी, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये अगर एक दफ़ा आ जाएंगी तो वो क्या करेगा, जब चीज़ें चेंज होंगी तो वो आपस में उसमें जो है वो उस पाथ पे वो चलने की कोशिश करता रहेगा।
तो दैट्स हाउ वी कैन। सर, डू यू थिंक कि जो हमारा टीचर है वो क्वालिटी इम्पार्ट कर रहा है इन दिस लर्निंग सिस्टम के ही इज़ अवेयर ऑफ ऑल दिस इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन देखिए, स्किल्स? मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो मुकम्मल तौर पे वो जो अभी निदा ने भी बात की, ठीक है, मुझे हम तो प्रोफेसर हैं इसलिए मुझे इसमें जो है वो कोई सरकारी ऑफिसर तो हूँ नहीं, तो बेसिकली नो वे। मैंने तो कहा है कि हम तो यहाँ तक है कि अपना कमरा जो है वो दूसरे वाले को नहीं देने को तैयार होते कि कहीं ये पे वो खाली रह जाए। तो इसलिए हम इस वक्त हाईली क्लोज्ड अपनी साइलोज छोटे छोटे डब्बों में ऐसे बैठे हुए हैं कि हम तो आपस अपनी उस रिसर्च के बारे में भी बाहर के लोगों को बता भी नहीं पा रहे कि ये आम लोगों की सेंस में है क्या। तो इसलिए जहाँ तक आपका ये सवाल है, आंसर इज़ नो, ठीक है, वी आर नॉट डूइंग दैट, ठीक है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो है आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा, तो बाई एंड लार्ज, मैं नहीं कहता एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बाई एंड लार्ज दोनों चीज़ें मौजूद हैं। बच्चे को भी हमें मोटिवेट करना है और प्रोफेसर्स खुद भी वेल रेड नहीं है। प्रोफेसर मीन्स फैकल्टी, ठीक है। तो उसके लिए ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये समझें कि अच्छा जी एक सोसाइटी का एक पार्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये मैं तो मेरा मानना है कि हम उस तरह से, ठीक है। और अगर एक बच्चा 30 डेज़ 45 आवर्स उसने मेरी तकरीर सुनी है, तो अगर फिर भी वो नहीं पढ़ने को तैयार हुआ तो उसमें कुछ दोष तो मेरा भी होगा ना, कुछ तो मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ ना, ठीक है। ये क्या बात है कि मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट भाई 45 डेज़ में आखिर मेरा भी तो कोई 45 आवर्स उसने आके ईमानदारी से मेरी क्लास में बैठी है। वेयर इज़ माई मोटिव, मैंने उसको क्या उसमें उसका कुछ बिगाड़, मेरा भी तो काम था ना कि उसको कुछ करता। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मिलजुल के हैं। मैं अच्छा सर, एक और सबमिशन थी थोड़ी सी कि वक्त मैं कम लूँगा, ज़ाहिर है बाकी पार्टिसिपेंट्स हमारे मौजूद हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की, तो रिसेंटली मतलब डिकेड बैक सोफिया एक रोबोटिक तैयार किया गया जिसमें ह्यूमन इमोशंस की बात की गई। तो क्या ऐसा नहीं है कि दे आर गेटिंग क्लोज़र, कि वो अगर ह्यूमन इमोशंस को परसीव कर रहे हैं, व्हाई नॉट इट इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस ह्यूमंस टू सम एक्सटेंट? अच्छा, पहली बात तो यह है कि इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता, मैं बहुत ही बड़ा क्लियर हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम इस चीज़ को जितनी कि अब जस्ट डिस्कशन की हद तक हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं इस पे एज एक्सपर्ट बात नहीं कर रहा, ठीक है। हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए अपनी चीज़ों में। ये अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में 3 वर्ड्स जो है ना वो बड़े नापैद हो गए हैं, आई डोंट नो। हर बंदा हर चीज़ का जो है वो एक्सपर्ट है। इस पे अभी बहुत ज़्यादा, अभी ये बुक ऑफ वाई पढ़ी होगी नीचे जो है ना, ज़रा मुश्किल है पढ़ने वाली, जो है डेनियल पर तो यहाँ पे वो डेथ हुई थी ना, जूडिया पर्ल है, उसका फादर है बेसिकली, ठीक है। उसकी वो बुक है बुक ऑफ वाई। तो अभी तक ना ये उस लेवल पे हम पहुँच नहीं पाए, उस लेवल पे अभी हम पहुँच नहीं पाए, ठीक है। कि जहाँ पे मैं इस वक्त जो आई कांटेक्ट है, तो मैं ये देखूँ कि मेरी आइज़ आपको देख रही हैं तो किस पर्सपेक्टिव में देख रही हैं। शायद आ जाए टाइम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक रूटीन जॉब्स को कर पा रही है, ठीक है, अभी तक रूटीन जॉब्स को कर पा रही है, जहाँ पे दूसरी स्किल्स हैं अभी तक नहीं है। शायद फ्यूचर में हो जाए, नहीं आइडिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जी प्लीज एक सोसाइटी में आप 10 फुल स्टॉप लगा कि इस पर नहीं सोचना है, ये टैप होना है, ये टैप होना है, ये टैप होना है, उस पर कैसे आप मोटिवेट करें। दूसरा मेरा सवाल है स्पेशलाइजेशन ऑफ साइंसेस। हम माजी में देखते हैं बर्टन रसल की टॉप बुक्स में आता है उसका द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, लेकिन ही वाज बेसिकली अ मैथमेटिशियन। एडम स्मिथ की जो टॉप किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस, बट ही वाज अ फिलोसोफर, मॉरल फिलॉसफी पढ़ाता था। मार्क्स का बेसिक काम इकोनॉमिक्स पर है, लेकिन उसने जो है वो ग्रीक फिलॉसफी की जो है काम किया। तो आप नहीं समझते ये जो स्पेशलाइजेशन ऑफ साइंसेज आई, इसने लोगों को बिल्कुल शाह दोदा की चूल्हे बना दिया है। इकोनॉमिक्स वाले को ये नहीं पता कि सोसाइटी क्या है, सोशियोलॉजी वाले को ये नहीं पता कि अंग्रेज़ी अदब या उर्दू क्या है, साइकोलॉजी वाले को ये नहीं पता कि आइंस्टाइन और सिगमंड फ्रॉइड के दरमियान जो खत किताबत हुई है, उसमें मसलन इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है कि वो बेसिकली एक साइंस का आदमी और फिर उसने जो
सोशियोलॉजिकल उसके जो एसेस हैं, हमारे यहाँ ये तहत क्यों है? और दूसरी हमारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली जो नस्ट हो गई, नमन हो गई, वो दे आर लाइक कैंटोनमेंट फौजी छावनियाँ हैं, वहाँ कोई सवाल नहीं कर सकते। आप सवाल करें तो वो टीचर्स आपको जो है वो थ्रेटन करता है, यू कुड इवन बी रेस्ट्रिक्टेड, आपको सवाल करें उसमें कहाँ होगा? और एक आपको कभी जो मेन स्ट्रीम हिजाज है सऊदी अरेबिया, यहाँ से कभी कोई साइंटिस्ट पैदा हुआ? आई मीन जो मुस्लिम दुनिया में साइंटिस्ट, चलें इसको ना हम रेलेवेंट, थोड़ा सा बुक से रेलेवेंट रखते हैं, ऐसे ना जो आपकी पहले वाली बातें वो बहुत रेलेवेंट है, लेट्स, वरना वो वाइंड अप नहीं होती ना चीज़ें, अदरवाइज हम इस पर डिबेट, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं तो बहुत ही ओपन हूँ, ठीक है। तो जो आपकी, तो अगर आपकी बात मुकम्मल होगी, जी, अच्छा, बिल्कुल सही कहा है जी आपने, 100%। अभी कॉग्स एंड मॉन्स्टर्स जो बुक है उसकी, डियान कोयल की, तो वो यूके के बारे में रो रही है कि ये इकोनॉमिस्ट जो है हिस्ट्री का कोर्स नहीं पढ़ते, साइकोलॉजी नहीं पढ़ते, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं है। यानी कि जो स्पेशलाइजेशन थी इसका मतलब ये था कि बाकी चीज़ें आपको समझ थी और साथ आपने वो की। हमने क्या किया कि बाकी किसी चीज़ का कोई पता नहीं है और हमने जो है ना वो हाथी की टेल पकड़ के, वो एक शहर में, अंधों के शहर में हाथी आ गया, बहुत लोगों ने, बड़ों ने कहावत सुनी होगी, तो किसी ने हाथी की दुम को हाथ रखा, उसने कहा हाथी इस तरह का होता है, किसी ने पाँव को हाथ रखा, उसने कहा, तो ये आप जो बात कर रहे हैं एग्रीड, इसलिए मैंने कहा सिस्टम पूरे को आपने देखना है, मैंने पहले यही बात अभी मैंने की थी, तो ये एग्रीड कि जी ये ऐसे नहीं होता कि आप चीज़ों को साइलोज़ में देखें एंड यू विल गेट द डीप इनसाइट, ये नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ में कोई सेकंड ओपिनियन है नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि कोई ऐसा सिलेबस होना चाहिए? अच्छा, अच्छा चलें उस पे नहीं जाते। दूसरी जो बात की आपने, सच्ची बात है, मैं जहाँ तक है जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा, देखिए इवन नस्ट में भी, आप नमल में भी, देखिए कुछ चीज़ें आपकी कोई स्टेट की फ़िलासफ़ी है या वो एक चीज़ें होती हैं, उसको छोड़ दें 2 मिनट के लिए, उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को, लेट्स से मैं क्वांटिटेटिव मेथड्स है, तो वहाँ पे क्या ऐसी स्टेट से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ है, हम भी ना असल में थोड़ा सा ये हुआ कि हर कोई नोम चॉम्स्की जितना काम तो नहीं करना चाहता, लेकिन प्रोफेसर एक्टिविस्ट लाइक नोम चॉम्स्की होना चाहता है, दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, क्या मैं नोम चॉम्स्की जितना काम कर चुका हूँ, इंटेलेक्चुअल इनपुट दे चुका हूँ, तो फिर अब मसला ये है कि हम सारे ना एक्टिविस्ट होना चाहते हैं, हम शायद वो जो अपनी जो है, तो इसलिए आपकी बात सही है पार्शियल। कोई लेसर गॉड, एक्टिविस्ट नोम चॉम्स्की, आई थिंक नोम चॉम्स्की इसलिए है कि वो अमेरिका में बैठ के कहता है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट स्टेट है और उसको वहाँ गायब नहीं किया जाता, उसकी मस्क। अच्छा, इसका ना हमारे अमेरिका से 10 मसलन मगरिब से 10 इख्तलाफ हैं, बदकिस्मती से हमने मगरिब की सारी जो बुरी चीज़ें हैं, एटम बम से लेकर जितने ख़तरनाक हथियार हैं वो तो ले लिए, लेकिन मगरिब जो अच्छी ट्रेडिशंस हैं कि जी वहाँ पर बोलने पर आपको उठाया नहीं जाता, गायब नहीं किया जाता, वो नहीं है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, इसको ना हम वाइंड अप करते हैं, बिल्कुल सही है जी, मैं कतई नहीं कह रहा एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि सोसाइटी में कुछ लोग रिफॉर्मर्स भी रह जाएं, ठीक है, रादर देन सारे के सारे, क्योंकि एक्टिविस्ट होना ना, अगर आप इंटेलेक्चुअल इनपुट के साथ एक्टिविस्ट हैं, मेरा आपको सलाम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक्टिविस्ट होना शायद वो उतनी सही नहीं है। जी प्लीज़। मेरा पॉइंट ये है कि इफ़ वी कंसीडर हैव एंड हैव नोट्स, यार इसको ना कोशिश करें, सच्ची बात है, देखिए मैं तो आपके साथ आप जैसा हूँ, ठीक है, मैं कोई ना फिलॉसफी का एक्सपर्ट हूँ ना मैं, ठीक है, तो अगर आप मेरे से बजट पे कोई बात करेंगे तो शायद मैं आपको ज़्यादा बेहतर कर दूँ, अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट पे करेंगे या कोई आप, ठीक है, तो इसलिए लेट्स ट्राई, आप जनरली पूछ लें, लेकिन इन अगर आप ये समझते हैं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं कोई मैं एक काम आदमी हूँ यार। यस सर, अगर हम हैव और हैव नोट्स की बात करें तो वो इसमें कहाँ पे फिट होते हैं या उनको कवर किया है? मीन के जस्ट लाइक के वर्ल्ड में नियरली मीन 70% लोगों के पास दे डो नॉट हैव एनी एक्सेस इंटरनेट एंड सिमिलरली आप कह लें कि नियरली 7 to 10% लोग ऐसे जो यूनिवर्सिटी में इनरोल हो पाते हैं, तो उनके हिसाब से क्योंकि उन्होंने भी
जीना है आपका। सिंपल वर्जन में कहें तो उनके हिसाब से क्या कवर किया है इसने? आपने बहुत सर, रेलेवेंट, इसमें ये बहुत रेलेवेंट जी। आपका अपना इनपुट क्या है आपके ख्याल में? दुनिया की मास मेजॉरिटी गरीब क्यों है और एक टाइनी सेक्शन जो है वो अमीर है? अच्छा, अब जो आपका बहुत रेलेवेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसी को वो एड्रेस कर रही है, इसी को वो एड्रेस कर रही है। डिजिटल इनइक्वालिटी वाकई एक इशू है, लेकिन स्टिल मेरे नज़दीक अगर आप देखें तो अब एक बच्चा जो कोयटा से या वो खुशदार से जो है वो चले सर यस, और वो रिमोट जो है एरियाज के 1 जो लाख प्रॉब्लम, रुपया मेरे सेमेस्टर की 1.5 लाख रुपया, जो कि मेरी एक आम यूनिवर्सिटी वहाँ पे 1 लाख रुपया, 1,20,000, 90,000, 80,000 फ़ी दे, 12-15 हज़ार रुपया वो हॉस्टल के एक्सपेंडिचर करे, तो मेरा ख्याल है उसको अगर 4,000, 3,000, और अगर वो नहीं कर सकता तो वो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो सॉल्यूशन पेश कर रही है बेसिकली ये यही इसी चीज़ को ख़त्म करने की बात कर रही है। नॉन कंज्यूमर का मैंने वर्ड यूज़ किया, तो ये बेसिकली उन्हीं लोगों को एक्सेसिबल होने की कोशिश कर रही है। एंड आई एम फॉर इट कि जी ये मॉडल जो है ये आपकी वो लोग जो पहले अनपढ़ रह गए, जिनके पास पहले स्किल नहीं आई, या जिनके पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, ठीक है, तो उन लोगों को कैसे आप डील कर सकते हैं, तो ये जो है ना वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एड्रेस करती है। जी आपने छोटी सी बात की मैंने थी। कहा कि सर आपका इस पर क्या नुक्ता नज़र है कि दुनिया की मास मेजॉरिटी ऑफ मैनकाइंड वो गुर्बत इस में पे ना अगली किताब पे बात करेंगे, वो जो है सोशल, वो आज ही मैंने अपने शेल्फ में इधर उधर की है कि सोशल इक्वालिटी होगी तो सोसाइटी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी, उसको हम उस पे रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, जी प्लीज़। लर्निंग के बाद तो अर्निंग पे आ गए और सेल्फ सफिशिएंट भी हैं। आपके बाद बुक हमें कुछ बताती है या आप अपनी कुछ लर्निंग एंड अर्निंग प्रेडिक्शन कर सकें कि जैसे लर्निंग हमने की और अर्निंग पे आ गए, आपके बाद जो अगले फेजेस हैं उस फिर देखिए उस पे मतलब हमें किस तरफ जाना चाहिए? और उसमें वही जी बात जी, है, या ये शॉर्ट बात है लिस्ट कि ऑब्जेक्टिव बिल्कुल और सही गोल्स है। को कैसे करें? हम जो वर्किंग लर्नर्स की बात कर रहे हैं कि हम जॉब मार्केट में एंटर हो गए, अब आप इस वक्त इस एज में जॉब मार्केट में हैं, ठीक है, आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, आज से अगले 5 साल की आपने तैयारी करनी है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ किसने प्रोवाइड करनी थी? देयर शुड बी सम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़, फ्लेक्सिबल का मतलब ये वही मैंने कहा कि आपको 6 महीने में वो सर्टिफिकेट मिला, मुझे 6 दिन में मिला, क्योंकि मैंने उतने घंटे ज़्यादा स्पेयर कर लिए। तो ये बात हम कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि हम वर्किंग से अर्निंग, पहले लर्निंग से अर्निंग पे आए, अर्निंग, अब आपके पास वर्किंग प्लस अर्निंग, वर्किंग प्लस अर्निंग, वर्किंग प्लस अर्निंग, ये चलता जा रहा है। आप हर वक्त जो है लर्नर हैं, सॉरी लर्निंग प्लस अर्निंग, अब आप हर वक्त लर्नर हैं, आप कंटिन्यूस लर्नर हैं। अब आपकी लाइफ में वो चीज़ ख़त्म हो गई कि अब आपने लर्निंग को खैराबाद कह दिया है और बस, ठीक है। अगर आपने कि हमें क्या लर्न करना है या वो उस पे बात अच्छा, नहीं करते? इस पे मैंने जैसे पहले बात की कि मेंटरशिप होती है। आप जिस सब्जेक्ट के हैं, आप जिस डिसिप्लिन के हैं, पहली बात तो यह है कि सोसाइटी में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको मेंटरशिप करें, ठीक है जी। EDX पे तो कोर्सेरा पे कई हज़ार कोर्सेज पड़े हैं, तो आप फ़र्ज़ करें जिस डिसिप्लिन के, उस डिसिप्लिन के लोगों का काम है आपको गाइड करें, यार आप ये चीज़ें करें ना, तो आपको फ्यूचर में इस तरह से बेनिफिट होगा। ऑथर इस पे बारे में नहीं बताती? नहीं, ऑथर क्योंकि हर एक पे देखिए ना, वन साइज डज नॉट फिट ऑल ना, वेरी गुड, जर्नली में पूछ रहा हूं। ठीक है। वो बेसिकली उसने तो आपको बताया है कि ये 5-7 डिसिप्लिन्स हैं जो पहले नहीं थे, अब हैं। फिर उसने सिटीज़ का कंपैरिजन किया है कि इस सिटी में ये वाली स्किल्स ज़्यादा चाहिए और डेफिसिट इतना है, इस सिटी में ये स्किल्स, ये सिटी टू सिटी वेरी करेंगी। कराची की सिटी में रहते हैं तो मैं शायद आपसे कहूँगा बिज़नेस पे ज़्यादा जाएं, इस्लामाबाद के तो शायद सर्विसेज वाले पे जाना, तो इसलिए इसको जनरलाइज करना शायद जो है ना वो इतना ज़्यादा आसान बात नहीं है। तो इसलिए उसने एक जेनेरिक बात कर दी है, ठीक है, तो वो उसने उसको फिक्स नहीं किया। मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब से, अगर फॉर इंस्टेंस मैं कंज्यूमर हूँ इसके अंदर, इसी मार्केट के अंदर, और मैं एक यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल एनरोल्ड हूँ, या मेरे जैसे एक और स्टूडेंट थोड़ा सा लाउड जी, बीइंग अ कंज्यूमर इन दिस मार्केट राइट, मैं किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में या किसी और इंस्टीट्यूशन का पार्ट हूँ, और मेरी एकेडेमिया के अंदर आप जानते हैं कि जो सिस्टम इस वक्त वर्क कर रहा है, और अगर एक स्टूडेंट को या कंज्यूमर को अवेयर ही नहीं कराया जाता कि अभी राइट सेट ऑफ स्किल्स के लिए आपका पाथवे क्या होगा,
सो यू नो देयर इज़ अ गैप, यू नो, और ये आपकी फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद वुड बी मच बेटर देन अदर सिटीज़, राइट? मैं अगर यहाँ से उठ के बहावलपुर चली जाऊँ, राइट, सो वहाँ पे तो शायद बच्चों को कोर्सेरा का भी नहीं पता होगा, राइट? सो देयर इज़ अ गैप, और एकेडेमिया में ये जो गैप है ये फिल कैसे किया जा सकता है, यू नो, फॉर द नेक्स्ट फॉर द कमिंग ईयर्स, यू नो, वी हैव टू प्रिपेयर दिस जनरेशन फॉर द, यू नो, नेक्स्ट डेकेड। ये बात सही है। देखिए यही बात मैंने की है। देखिए इस वक्त जो मेन गैप है ना, जो प्रोफेसर्स की जो जॉब थी वो क्या थी, मेंटरशिप। दे आर नॉट डूइंग दैट। वो तो वही गए अपना 1.5 घंटे का मैंने लेक्चर दिया है, उसके बाद मैं समझता हूँ इन स्टूडेंट से मेरा कुछ दिस मॉडल इज़। तो ये आपको ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स या इस तरह के आपके प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अब ये बुक की फ़र्ज़ करें, लोगों को पता है ना, फ़र्ज़ करें किसी को कहीं पे रेफ़र हुआ, एक था कि हम इसको बाद में ये लोग अपलोड नहीं करते, ठीक है, मेरे एटम कैंप से कोई ख़ास जो है ना वो अदरवाइज़ कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से, मैं हमेशा उस साइड पे आता हूँ ताकि मुझे एक चीज़ जो है वो सीख पाऊँ। नहीं सीख पाया तो बुलशिट मैंने जो है ना वो अपनी जो है ना, एक दिन अपने शर्ट प्रेस कर रहा था और साथ वो मैंने देखा ये 20-25 मिनट की है, तो मैंने साथ में जो है वो बुलशिट वहाँ पे जो है वो देख लिया कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तो आई थिंक ये जो मॉडल है जिसमें हम जो ये वर्चुअल मॉडल है, इसमें भी फिर एक ऑगमेंटेड रियलिटी है, एक वर्चुअल रियलिटी है और कुछ चीज़ें हैं। तो इस मॉडल में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि लोगों को अगर आप प्रॉपरली गाइड कर पाएँ तो शायद जो है ये एक ठीक है। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें अगेन मैं अपने आप को दोष दूंगा कि मैं इतना वेल प्रीपेयर्ड नहीं हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूँ। तो मुझे भी अपने आप को अपलिफ्ट करना होगा, कंटिन्यूस लर्नर रहना पड़ेगा अगर मैंने अपनी यूथ को ऊपर लेके जाना है। मेरा तो ये मानना है, मैं सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक बात करूँगा। प्लेटफॉर्म हम इसी तरह की चीज़ें हम प्रमोट करना चाह रहे हो, जैसे ये हम बुक हाउस करें, और हमारे जिस तरह के कोर्सेज़ हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, वो ऑनलाइन हैं, वी फोकस ऑन स्किल्स जिनकी ज़रूरत है। तो आप मतलब आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल हो, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, आप डिफरेंट डाइवर्स स्किल्स आप अपने आप को अप स्किल और री स्किल आप कर सकते हैं। तो ये हम इसी फील्ड में हम इसी गैप को हम केटर करने की कोशिश करें ताकि हम वर्कफोर्स को हम प्रिपेयर करें फॉर ग्लोबल स्किल्स और मार्केट ग्लोबल मार्केट के लिए भी। So on that note, thank you so much Dr. Zahid, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी, टॉक थी इस बुक के ऊपर, and thank you everyone for attending.